तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका अंदेशा था कि शायद ही धर्मस्थला में लाशों की पहेली का सच कभी सामने आ पाए। जिस सफाई कर्मचारी विटनेस गवाह की गवाही पुलिस में दी गई, उसकी शिकायत, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज उसका बयान, उसके आधार पर कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उसके आधार पर कर्नाटक सरकार ने एक भारी भरकम एसआईटी टीम का गठन किया, जिसमें डीजीपी लेवल के अफसर अगुवाई कर रहे हों, एसपी रैंक के अफसर जिस टीम में हिस्सा हों, 20 से ज़्यादा पुलिस वाले जिस टीम को लीड कर रहे हों, उसमें काम कर रहे हों। करीब 20-25 दिन तक खुदाई कर रहे हों और इन सब के बाद अचानक खबर आती है कि जिस एक सफाई कर्मचारी शिकायतकर्ता के ऊपर ये सारी चीजें हुई, उसी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने झूठ बोलने के इल्जाम में इस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया बेलखांडी में, और फिर वहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में उससे एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने खुद इस सफाई कर्मचारी या विटनेस कहें, उसकी गिरफ्तारी की खबर को कंफर्म किया है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने बीच में एक दिन आपसे कहा था कि हम लोग, हमारी टीम इस पे लगी हुई है। उसकी वजह ये थी कि जब ये खुदाई शुरू हुई, उसके बाद से अचानक बहुत सारी नई नई चीजें होने लगी। अचानक बहुत सारे गवाह सामने आने लगे जो इस गवाह के खिलाफ तमाम तरह की बातें कर रहे थे। ये केस कहीं और जा रहा था। मामला पॉलिटिकल भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये धर्मस्थला को बदनाम करने की साजिश हो रही है, गवाह झूठ बोल रहा है। खासतौर पर 2 ऐसी चीजें हुई जिसके बाद लगा था कि ये मामला शायद दब जाए। पहला, एक राजू नाम का विटनेस आया जिसने बताया कि वो इस गवाह को जानता, और ये गवाह जितनी भी बातें कर रहा है, जो दावे कर रहा है, उसने वो कहानी सब उसने सुनाई थी। इसे तो पता भी नहीं है। मैंने जो जो लोकेशन बताया उसने बताया। फिर अचानक इसी गवाह की पत्नी को सामने लाया गया मीडिया के थ्रू, और कहलवाया गया कि ये तो बड़ा परेशान करता है, तंग करता है, मारता पीटता है, झूठ बोलता है, ये सब पैसों के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं, जो सबसे खतरनाक चीज हुई वो ये कि एक लड़की जिसका नाम अनन्या भट्ट, जो गायब हुई थी, जिसकी कंप्लेंट दर्ज थी, और इस गवाह के सामने आने के बाद उसकी मां सामने आई और उसने जाकर एसपी दफ्तर में कंप्लेंट दी, बाकायदा वकील के साथ। अब इस अनन्या की मां भी एक बयान देती है, और वो कहती है कि असल में मेरी बेटी की गुमशुदगी की बातें मैंने इसलिए की क्योंकि मेरा एक ज़मीन के प्लॉट को लेकर धर्मस्थला से जुड़े हुए लोग, उनके ट्रस्ट, उनसे झगड़ा चल रहा था, तो मैंने दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत दे दी। मतलब एक एक कैरेक्टर, एक एक लोगों को धीरे धीरे आगे किया। मैंने आपको बीच में बताया था कि एक मेल आया था धर्मस्थला से ही चलाए जाने वाले कॉलेज से, आयुर्वेद कॉलेज, उसके एक स्टूडेंट ने मेल किया था, और डर से उसने ये लिखा था कि हम सब पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी वर्दी, आई कार्ड सब छोड़ो और निकलो और धर्मस्थला में जाकर धरना प्रदर्शन करो, धर्मस्थला मैनेजमेंट के सपोर्ट में और इस एसआईटी जांच के विरोध में। और स्टूडेंट करना नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि अगर ये गवाह झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम सच और झूठ क्या है, लेकिन एक सवाल तो अब भी अपनी जगह कायम है, और वो ये कि धर्मस्थला में जब तब इतने सारे जो लोग गायब हुए, लड़कियां गायब हुई, औरतें गायब हुई, वो क्या था? ये तो रिकॉर्ड पर है कि धर्मस्थला के पुलिस स्टेशन ने खुद एक आरटीआई के जरिए यह जवाब दिया कि पिछले 15-20 सालों की मिसिंग की जो सारी फाइल थी, रिकॉर्ड थे, रिपोर्ट थे, वो सब उन्होंने नष्ट कर दिए, वो गायब है ही नहीं। अब एक थाने से एक केस डायरी और मिसिंग रिपोर्ट थोक के भाव गायब हो जाए, शक होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ? सिलसिलेवार आपको पूरी कहानी सुनाता हूं।
डर तो था कि जितने ताकतवर लोग हैं और जिस तरीके से आज तक इन सारी चीज़ों को दबा कर रखा गया धर्म इस्लाम, इतना आसान नहीं है सच्चाई को बाहर लाना। जब कर्नाटक के असेंबली तक में ये मुद्दा उठ गया और इस SIT जांच और खुदाई का खुद नेता विरोध करने लगे, तभी इस बात का अंदाजा हो गया था। 3 जुलाई को ये सफाई, अब तो खैर सफाई कर्मचारी भी क्या कहूँ आपको, एक जानकारी और दे दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब ये तस्वीर भी आम कर दी गई है। हालांकि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको सुरक्षा मिली है, लेकिन अब तो खैर सुरक्षा क्या, पुलिस कस्टडी में ही है 10 दिन की ऑफिशियली, हो सकता है इसके बाद जेल के अंदर चला जाए। तो अब तक आपने मास्क में देखा है, इसको लोग मास्क मैन कहते थे और कुछ लोगों ने निकनेम रखा था भीमा, असली नाम छुपाया था। अब ऑफिशियली कर दिया खुद पुलिस ने, SIT ने और सारी मीडिया में। भाई इसका असली नाम चन्ना है और ये इसकी असली तस्वीर है, ये इसका चेहरा है जिसको अब तक आपने महीनों भर से मास्क में देखा है। तो ये चन्ना है और ये उसकी तस्वीर। ये वही चन्ना है जो 3 जुलाई को धर्मस्थला के SP के दफ्तर पहुंचता है और वहां एक कंप्लेंट देता है। उस शिकायत को मैंने डिटेल में आपको पढ़कर सुनाया कि कैसे मैंने 1998 से 2014 तक सैकड़ों लाशें धर्मस्थला के आसपास ठिकाने लगाई और उनमें से ज़्यादातर लाशें महिलाओं की थी, जिनमें कई सारों की बॉडी पर इंजरी मार्क थे, कुछ ऐसा लग रहा था रेप विक्टिम भी है। 3 जुलाई को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के बाद 11 जुलाई को यही चेना, यही सफाई कर्मचारी बेलथांगड़ी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जाता और 164 पुराना वाला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करता है और वो सारी बातें बताता है जो उसने पुलिस स्टेशन में बताई थी। और इसी बयान के बाद अब कर्नाटक सरकार हरकत में आती है और शायद 18 जुलाई को SIT का गठन करती है। SIT का गठन होने के बाद अब इस चेना या मास्क मैन या भीमा से पूछताछ होती है और पहली बार 27 जुलाई को धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू होता है। पहले खेप में इसने कुल 13 और 4 17 लोकेशन बताई, जहां पर इसके हिसाब से 1998 से 2014 के बीच में इसने सैकड़ों लाशें दफनाई थी। इन 17 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद वहां खुदाई शुरू। हालांकि आज के इस तरक्की करते दौर में भी बाबा आदम के ज़माने का तरीका इस्तेमाल किया था SIT ने, मजदूरों को बुलाकर खुदाई, फिर JCB मशीनें मंगाई, जबकि जो टेक्नोलॉजी था उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। जो GPS सिस्टम है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। तो जब मीडिया में उठा कि बहुत स्लो सुस्त रफ्तार से हो रहा और फिर इतनी खुदाई कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, तब SIT ने फिर परमिशन ली। उसके बाद GPR मशीन बुलाई गई आखिरी चरण में, आखिरी फेज में। खैर, पहले 11 साइट की जब खुदाई की गई, उसमें साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11B से कुछ इंसानी कंकाल के अवशेष मिले, कुछ हड्डियां मिली, जिनकी गिनती करीब 100-125 के आसपास थी। इसके अलावा साइट नंबर 13 जिसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, वहां मांस बरियल हुआ, वहां से कुछ नहीं मिला, बाकी 4 जगहों की और की। ये सब कुछ चल रहा था और ये सफाई कर्मचारी SIT के पास था। अब मैं जो कहानी सुना रहा हूँ ये SIT के जुबानी, फिर आगे बताऊंगा। अब ये सब कुछ चल रहा था, इसी दौरान में SIT, जब याद है 3 जुलाई को ये SP के पास कंप्लेंट लेकर गया था, तब ये अपने साथ इंसानी एक सर कंकाल का वो लेकर गया था, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाई थी। बाद में पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया। जब SIT को ये मामला सौंपा गया तो SIT के हवाले कर दिया। SIT ने उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया। जो इसने ये इंसानी सर दिया था, उसने ये दावा किया था इस सफाई कर्मचारी चन्ना ने कि एक महिला का सर है और वो उसी जगह से, धर्मस्थला से खोद कर लाया ताकि पुलिस वालों को यकीन दिला सके कि वो जो कुछ भी दावा कर रहा है वो सच है। अब SIT का कहना है कि जो खोपड़ी इंसानी उसने दी थी, उसको जब फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो उसका दावा गलत था। वो खोपड़ी किसी महिला की नहीं थी बल्कि एक पुरुष का। तो पहला बयान उसका गलत था। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले यहां पे क्रॉस क्वेश्चन, हो सकता है ये पुरुष का हो, लेकिन वो पुरुष कौन? क्या नेचुरल डेथ हुई थी? धर्मस्थला के शिकारों में से वो एक था जिसे मारा गया, जिसका कत्ल हुआ? ये कोई सफाई नहीं, सिर्फ ये कि भैया इसने कहा था ये महिला का है, वो पुरुष का निकला।
हो सकता है जहाँ पर अगर उसकी सच्चाई के हिसाब से इतनी लाशें दफन है तो महिला और पुरुष में फ़र्क हो सकता है। और वैसे भी कहाँ 96, 98 की बातें, कहाँ 2025 की बातें, लगभग 30 साल के आसपास तो हो गया खुदाई के दौरान निकालते हुए। लेकिन खैर, उनका ये कहना था कि उसने झूठ बोला, ये महिला की खोपड़ी नहीं थी, पुरुष की थी। फिर उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा तुमने 2014 तक यहाँ लाशों को ठिकाने लगाया। इसी दौरान में 2012 में, आपको याद होगा, सौजन्या का किस्सा सुनाया था मैंने, इसी धर्मस्थला की एक लड़की जो गायब हुई थी, जिसका मर्डर हुआ, और फिर उसके मर्डर को लेकर धर्मस्थला के ताकतवर कुछ लोगों की तरफ उंगलियां उठी। बाद में पुलिस से लेकर ये मामला सीआईडी को सौंपा गया, फिर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने एक शख्स को जो मानसिक रूप से कमज़ोर था उसको ही पकड़ कर कातिल ठहरा दिया। मामला कोर्ट में चला, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत नहीं था ही नहीं, और वो शख्स बरी हो गया। तो सौजन्या का रेपिस्ट या कातिल कौन है आज तक नहीं मालूम, और ये उसी धर्मस्थला का मामला है। तो एसआईटी ने इससे पूछा कि ये 2012 का मामला और तुम 2014 तक वहां मौजूद थे, तो सौजन्या की कहानी बताओ, क्या उसकी भी लाश ठिकाने लगाई? एसआईटी का कहना है कि जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने कहा नहीं, उस दिन मैं छुट्टी पे था। क्यों छुट्टी पे था? एसआईटी का कहना, उसने सही जवाब नहीं दिया। लेकिन एसआईटी ने कहा कि उसने एक जगह ये बात मानी कि सौजन्या की लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी उसके पास फोन आया था। एसआईटी का कहना है कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें इसने कन्फेस किया है कि कुछ इलीगल कामों में इसने वहां मदद की है। जैसे सौजन्या केस, ये एक मर्डर केस, ये तो रिकॉर्ड पर है क्योंकि मामला अदालत तक गया, सीबीआई ने मामले की जांच की, सीआईडी ने की। तो एसआईटी का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि सौजन्या की लाश को ठिकाने लगाने में भी इसी सफाई कर्मचारी गवाह ने एक भूमिका निभाई, और ये उसको लेकर झूठ बोल रहा है। यहां पे भी एग्री हो सकता है, इसने सौजन्या की लाश ठिकाने लगाई, भूमिका इसकी हो सकती है। और ये एक मर्डर रेप का केस है, गुनहगार भी है क्योंकि आप सबूतों को नष्ट कर रहे हो किसी लाश को ठिकाने लगाकर। लेकिन इसने सिर्फ लाशों को ही तो ठिकाने लगाया, लाश को। सौजन्या के साथ जो कुछ हुआ, उसका रेप किसने किया, उसका मर्डर किसने किया, ये बात तो फिर अपनी जगह आज भी एक पहेली है। उसके तार कहां जुड़े हुए, कहीं नहीं पता। तो सौजन्या की लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का भी शायद इसके ऊपर आगे चलकर केस बनाया जा सकता है, इस चिन्ना, इस सफाई कर्मचारी पर। लेकिन जो केस सीबीआई तक ने इतने बरसों तक इन्वेस्टिगेट की, उस सौजन्या मर्डर एंड रेप केस में आज भी एक भी अक्यूज अरेस्ट नहीं है। जिसको अरेस्ट किया था वो बेकसूर था बेचारा, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया। और इस पर आए थे ताकतवर लोगों के नाम जो इसी धर्मस्थला से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी का कुछ नहीं हुआ। अब शायद उसकी गाज भी इस पे गिरी कि तुमने लाश को ठिकाने लगाया। खैर, ये तो एक चीज हुई। अब एसआईटी ने इसको अरेस्ट क्यों किया? तो एसआईटी का कहना है कि जब हमने 27 अगस्त से खुदाई शुरू की, इसने एक लोकेशन बताया, हमने उस लोकेशन पे खुदाई की, बट हमें वहां से वो सारी चीजें मिली नहीं, और इसके कई बयान बार बार बदल रहा था। फिर सौजन्या वाली बात आई, फिर कुछ गवाह आए जिसमें एक राजू नाम का इसका दोस्त, फिर खुद इसकी पत्नी, और इसके बाद वो अनन्या भट्ट की मां, जो इसी के सामने आने के बाद कंप्लेंट लेने पहुंची थी। तो इन सभी ने ये कहा कि ये झूठ बोल रहा है। पत्नी ने इसके आकर कह दिया कि ये तो पीटता है हमें, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एसआईटी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, और इसी के बाद उससे कल यानी कि फ्राइडे को लंबी पूछताछ हुई। 17 जगह की खुदाई के बाद एसआईटी ने खुदाई का काम रोका हुआ था कि अब पहले इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, नेक्स्ट फेज में क्या होता है। तो ये रुका हुआ था। अब तक जो किया 27 जुलाई से लेकर आज तक जो इन्वेस्टिगेशन, जो खुदाई 17 लोकेशन की, उन सारी चीज़ों के बारे में अब डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। इससे पूछताछ हुई और कल देर रात तक इससे पूछताछ हुई। देर रात तक पूछताछ होने के बाद फ्राइडे लेट नाइट ही एसआईटी ने ये डिसाइड किया कि इसको अरेस्ट करते हैं झूठ बोलने, गुमराह करने पुलिस टीम को, और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया 164 के तहत, उसके तहत भी झूठ बोलने के इल्जाम में। और इसी के बाद उसे फिर आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसे 10 दिन की
पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब अगर ये साबित हो गया कि इसने कोर्ट के सामने पुलिस में अपनी दी गई शिकायत में और एसआईटी के सामने झूठ बोला, उन्हें गुमराह किया है, तो इस सजा के लिए कम से कम 7 साल जेल है। फिलहाल तो एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, 10 दिन की कस्टडी है, पूछताछ होगी। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा? क्या एसआईटी जांच करेगी? क्या एसआईटी अब भी इसकी खुदाई करेगी, या एसआईटी एक फाइनल क्लोजर रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे देगी और कहेगी बस हो गया, ये बंदा झूठा था, हमने खामखा इतना वक्त लगाया, 1 महीने तक हम खुदाई में और इन सारी चीज़ों में लगे रहे, सरकार के पैसे खर्च हुए, पर ऐसा धर्मस्थला में कुछ नहीं हुआ, तो ये रिपोर्ट दे सकती है। ये सवाल कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से पूछा गया रिकॉर्ड पर, तो उन्होंने कहा कि ये एसआईटी अभी जांच कर रही है, उसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो गुमराह कर रहा था, झूठ बोल रहा था, लेकिन एसआईटी की जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। एसआईटी आज़ाद है फाइनल रिपोर्ट बनाने में, अपना डिसीजन लेने में कि इस केस को आगे कहाँ तक ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, ये एसआईटी के ऊपर है। तो अब सवाल ये कि 17 लोकेशन के बाद क्या ये केस खत्म? और अगर खत्म और ये गवाह झूठा है तो एक सवाल तो अपनी जगह आज भी कायम है कि धर्मस्थला के आसपास आज से नहीं, जो पिछले 20, 30, 40 सालों से लगातार कई लोग, कई कंप्लेनेंट आए, जिसमें सौजन्य का केस तो आज भी है 2012 का, रेप एंड मर्डर। तो उन लोगों की कहानी, उन लोगों का केस का क्या होगा? हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10, 15, 20 साल के अंदर सारे पुराने फाइलों को आप गायब कर दो। धर्मस्थला में ही तमाम मिसिंग केसेस कितने थे अब तो ये भी नहीं कह सकते। उन केसेस का क्या होगा? और वो जो रिपोर्ट गायब हुई सारी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी दफन हो गया। अब जब ये सारी चीजें दफन हो गई, खुद दावा करने वाले को आरोपी बना दिया गया है और अब वो जेल भी जाएगा, अगर उस हिसाब से देखें तो फिर धर्मस्थला की सच्चाई कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। बल्कि एक रिपोर्ट तो मेरे पास ये भी आ रही है कि जो अनन्या भट्ट है, उसकी मां ने ये कहा है कि जब ये गवाह सामने आया तो मेरे ऊपर एक दबाव आया कि देखो यही मौका है, तुम भी अपना मामला और कंप्लेंट लेकर जाओ पुलिस के पास और जाकर उनको बताओ कि तुम्हारी बेटी का केस दर्ज नहीं हुआ और इस केस की भी जांच की जाए। और इसी के बाद वकील भी आए, फिर ये भी कहा, रिकॉर्ड पर है अनन्या की मां का इंटरव्यू, कि कुछ एक्टिविस्ट जो लगातार धर्मस्थला में इन लाशों की पहेली को लेकर आवाज उठा रहे थे, जो धर्मस्थला मैनेजमेंट के अगेंस्ट थे लगातार, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि तुम पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ और ये मुद्दा उठाओ। हालांकि रिपोर्टर ने पूछा तो क्या उन लोगों ने आपको पैसे दिए? उन्होंने कहा पैसे का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने रिपोर्ट लिखाई है। तो कायदे से अनन्या भट्ट की मां के खिलाफ भी फिर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सारी गाज अभी इस चेन्ना बोलूं, मास्कमैन बोलूं, भीमा बोलूं, उसके ऊपर है। अब इसका एक दूसरा पहलू, इसी चेन्ना या भीमा या मास्कमैन से हमारे साथी रिपोर्टर सगय राज ने बेंगलुरु से जाकर धर्मस्थला में इंटरव्यू किया था। कन्नड़ भाषा में था, चूंकि वो इंग्लिश या हिंदी बोल नहीं पाता, तो वो एक डिटेल इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया भी है। उस इंटरव्यू में सगय राज ने कई बार उससे पूछा था कि जो आप दावा कर रहे हो ये सैकड़ों लाशें क्या है, तो उसने स्पेसिफिक बताया था कि करीब 125 से 150 लाशें तो मैंने दफनाई या ठिकाने लगाई। उसने कहा, आपने कहा कि बहुत सारी इसमें महिलाएं या लड़कियां थी और वो रेप विक्टिम थी, आपको कैसे पता रेप विक्टिम थी? उसने कहा, मैंने सबका नहीं कहा, कुछ लाशें थी जिनके ऊपर जख्म था और वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जख्म था, उसको देखकर आसानी से अंदाजा कोई भी लगा सकता है कि इनके साथ जबरदस्ती हुई थी, पर मैंने हर एक लाश के बारे में नहीं कहा। उसने ये भी पूछा था इस इंटरव्यू में कि आपने कहा इतनी लाशें आपने दफनाई, ये तो सारी लाशें क्या मर्डर और रेप सारे यही थे? उसने कहा नहीं, कुछ लाशें ऐसी थी जिनका पोस्टमार्टम हुआ था और उसको भी मैंने दफनाई, लेकिन बहुत सी लाशें ऐसी थी जिनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और हमने दफनाई है। ये उसने रिकॉर्ड पर कहा। उसने ये भी कहा कि जबकि ये बात है तब इस धर्मस्थला नेत्रावती नदी के किनारे के आसपास का माहौल, जंगल, झाड़ियाँ,
ये सब डिफरेंट थी। आज इतने बरस बीत गए हैं, करीब 27-28 साल हो चुके हैं, तो यहाँ चीज़ें बदल गई हैं। इसलिए हो सकता है कि मैं कहीं कहीं कंफ्यूज हूँ, लेकिन उसने अपने दावे के बारे में ये कहा कि मैं आज भी अपने इस दावे पे कायम हूँ कि यहाँ पर अनगिनत लाशों को इसी तरह से ठिकाने लगाया गया और मैंने उन लाशों को ठिकाने लगाया। कुछ गवाह, इसका एक दूसरा पहलू भी है, कम से कम 3-4 गवाह आए जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, उसी धर्मस्थला के थे, और उन्होंने भी इस गवाह का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी विटनेस हूँ। उसमें से एक 13-14-15 साल की लड़की थी जिसको वहाँ पे दफनाया गया था, उसके साथ उसकी लाश देखी थी एक वहीं के लोकल शख्स ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। SIT में जाकर उसने बयान दिया, SIT ने उसकी रिपोर्ट लिखी। इसके अलावा 1-2 और शख्स आया नया गवाह। तो सवाल ये है कि अगर ये एक गवाह झूठा था तो बाकी फिर गवाह कहाँ से चले आ रहे थे? और सवाल ये भी है कि इस गवाह के सामने आने के बाद अचानक एक एक कर चुन चुन कर, पहले इसकी वाइफ, फिर इसके दोस्त, फिर बाकी लोगों को सामने ला कर इसे झूठा ठहराने की कोशिश उस वक्त क्यों की जा रही थी जब ये लाशों की खुदाई के काम की निशानदेही कर रहा था? अगर ये झूठा है तो इसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बात इसके सच्चाई और झूठ बोलने की नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी चीज ये है जो फैक्ट्स है कि सौजन्या जैसे कई केस हुए, भाई वहां रेप हुआ, मर्डर हुआ, उन केसों का क्या, उनका गुनहगार कौन? कई वहां लाशें दफनाई गई, ये जो मिली हैं हड्डियां, कंकाल, इनका क्या? और SIT के सामने एक दिक्कत ये थी कि हड्डियां, कंकाल तो मिल गई, अभी भी फॉरेंसिक लैब में है, पर सवाल ये है कि ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि ये किसके है? DNA कराने के लिए सामने वाला कंप्लेनेंट भी तो चाहिए। वहां तो पुलिस की रिकॉर्डिंग गायब है पिछले 20 सालों का, कि कौन मिसिंग हुआ, कौन किसका, कहाँ मिला नहीं। अब जब रिपोर्ट ही नहीं है तो पुलिस कहाँ कहाँ जाकर ढूंढेगी कि भैया तुम्हारा कोई गायब हुआ था, तुम्हारा कोई 98 में आया था, कोई 2000 में आया था, 2003 में आया था, कैसे? तो आपके पास अगर वो 100-125 हड्डियां फॉरेंसिक लैब में हैं भी तो अभी इस वक्त किसी काम की नहीं है, इसलिए कि उन हड्डियों को किसी से तो आप मैच कराओगे, बट मैच किससे कराएंगे? अगर वो सारे विक्टिम की बोन्स हैं, कंकाल के अवशेष हैं, तो विक्टिम्स के जब तक रिलेटिव सामने नहीं होंगे, कंप्लेनेंट नहीं होगा, तो फिर मैचिंग कहाँ से होगी DNA? और जब मैचिंग ही नहीं होगी तो फिर आप केस के अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये सारी दुश्वारियां हैं। तो SIT के लिए सबसे मुश्किल काम था। वहां कर्नाटक में असेंबली में ये मुद्दा उठा, और ऐसा नहीं अक्रॉस द पार्टी, कमाल देखिए आप, ये वो नहीं चाहते कि इस धर्मस्थला में ये खुदाई और ये तमाशा हो, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन। और उसकी वजह क्या है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि धर्मस्थला में जो खुदाई चल रही है और जिन लोगों को जीरो इन किया जाता, ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं इसके पीछे, सब ताकतवर लोग हैं। इतने ताकतवर लोग कि जितने बड़े बड़े ताकतवर लोग कर्नाटक के बाहर से कर्नाटक आते हैं वो भी उनके पैर छूते हैं, अक्रॉस द पार्टी। तो जब ये सब कुछ होगा तो डर तो शुरू से था कि इतनी आसानी से नहीं होगा, और वही हुआ। जो मेन गवाह था उसे लगभग झूठा करार दे दिया गया, 10 दिन कस्टडी में है। इसके बाद उससे पूछताछ होगी, और ये मानकर चलिए कि इस लाशों की पहेली का राज अब खुद SIT दफना देगी। अभी तक तो SIT लाशों को ढूंढ रही थी, अब लाशों के राज को भी वहीं दफन कर देंगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि जब सारा सिस्टम, सारी चीजें एक तरफ हो जाए और जो मेन गवाह है आप उसी को कटघरे में खड़ा कर दें, तो फिर सच्चाई कौन लाएगा? और वैसे भी धर्मस्थला में 30-40 साल का इतिहास है कि कभी भी वहां कोई खुलकर तो सामने आया नहीं। ताकतवर लोगों के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? अभी तो ये गवाह है, इसके बाद पता नहीं वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट और बाकी लोग हैं, शायद उन पर भी गाज गिरने शुरू हो जाए। जब कोर्ट तक इस स्टोरी पर कवरेज पे रोक लगाने का ऑर्डर दे दे वहां की लोअर, कि इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं सुनाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर पहुंच कहां तक है इन लोगों।
जब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाशा हुआ खुदाई के नाम पर और बाकी चीज़ें, शायद पहले से था कि खुदाई कर लो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, कुछ दिन दिखा देंगे, उसके बाद कह देंगे कुछ मिला नहीं, और आखिर में ले देकर ठीक रहा, इस गवाह पे फोड़ेंगे और सब कुछ खत्म। लेकिन ये सवाल आज भी अपनी जगह जिंदा है कि क्या धर्मस्थला में कभी जो सौजन्या जैसी केसेस हैं अलग अलग, ये तो रिकॉर्ड पर है, इनकी सच्चाई क्या है? सौजन्या का रेपिस्ट और कातिल कौन है? उसी तरह और बाकी लड़कियों का कौन है? जो बाकी मेल के मर्डर हुए उनका कातिल कौन है? आप मिसिंग रिपोर्ट गायब कर सकते हो, लेकिन ये मर्डर के कुछ रिपोर्ट तो आज भी वहाँ पर है। और इस गवाह के सामने आने के बाद बहुत सारे नए गवाह भी सामने आए। तो ये गवाह अगर झूठा है तो उन 6 गवाह या 7 गवाहों को वो कैसे झूठे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने वाले वक्त में देना भारी पड़ जाएगा। लेकिन अफसोस, पता नहीं क्यों मुझे ये डर था कि इस कहानी का एंटी क्लाइमैक्स कुछ ऐसा होगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है कुछ ऐसी चीज़ सामने आए जिससे इस केस को एक नया रुख मिले। और बाकी एसआईटी के ऊपर है। एसआईटी ने बेशक इसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस केस को क्लोज करना है, आगे खुदाई करनी है कि नहीं करनी है, अभी ये फाइनल नहीं है। अभी उन्हें ये फाइनल रिपोर्ट देनी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये 10 दिन की जो कस्टडी ली है, इसमें पूछताछ होगी और उसके बाद एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट और कर्नाटक सरकार यानी होम मिनिस्टर के वहाँ देगी, और तब उस रिपोर्ट के ज़रिए पूरी कहानी ऑफिशियली रिकॉर्ड पर पुलिस का वर्जन हम सबके सामने होगा। दूसरा वर्जन फिर उसके बाद उन सवालों से ही, क्रॉस चेक से ही निकलेगा। तो फिलहाल इस अफसोसनाक एंटी क्लाइमैक्स स्टोरी पर इतना ही, पर अभी भी उम्मीद से हूं मैं। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ।